नमोस्तु। इस वीडियो श्रृंखला के द्वारा प्राचीन भारत में जनतंत्र के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास होगा। अब इस विषय के आरंभ से पहले मैं आपसे किसी निजी विषय पर चर्चा करना चाहता हूं कि मैंने प्रायः इस वीडियो श्रृंखला को बनाने की आवश्यकता ही क्यों समझी। इस श्रृंखला का विचार मन में आने से पूर्व मेरे मित्रों के साथ कुछ चर्चा हुई, और जब मैंने जनतंत्र के प्रमाण प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में विकसित रूप से मिलते हैं ऐसा ऐलान किया, वक्तव्य किया, तो प्रायः तो किसी के पास भी कोई निश्चित प्रतिसाद नहीं था, पर उनमें से अधिकांश लोगों ने मुझे मूर्ख सिद्ध करने का प्रयास किया। कुछ बोले कि भारत और जनतंत्र का क्या संबंध। भारत का और जनतंत्र का जो कुछ भी संबंध आया हो वो आया 1947 में, जब भारत को स्वातंत्र्य मिला और एक लिखित न्याय आधारशिला को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान की निर्मित हुई। उस वक्त यह जनतंत्र अंगीकृत हुआ। तो दूसरों का ऐसा बोलना था कि जनतंत्र के प्रारंभिक रूप यह ग्रीस में मिलते हैं, एथेंस में, और इसी जगह पर जनतंत्र का डेमोक्रेसी इस नाम से जन्म हुआ। ऐसे विधान सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। यह देखकर बुरा लगा कि भारत के सुनहरे इतिहास का लोप होते जा रहा है। हालांकि इसमें मेरे मित्रों का कोई दोष नहीं। अद्यावत स्थिति तक ज्ञान माध्यम से होते आ रहा संस्कार मात्र जन्य प्रहार, जो कि पाश्चात्य जगत का अत्यधिक प्रचार कर रहा है, और हमारे मूल भारत देश के स्वर्ण इतिहास को पढ़ने का प्रयत्न अंश मात्र। और इसी विशेष कारण से वजह से और प्राचीन आर्य सत्य से जनता को रूबरू कराना है, इस इच्छा को आधार स्तंभ बनाकर मैं इन वीडियो श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा हूं। यही इन वीडियो श्रृंखलाओं का प्रयोजन है। राजनीति के विद्वानों में यह धारणा प्रचलित है कि संसार में सर्वप्रथम राजतंत्र की उत्पत्ति हुई, उसका जन्म हुआ, और उसका नवीनतम विकसित रूप यह जनतंत्र है। किंतु भारतीय साहित्य और राजनीति में इसके विपरीत प्रमाण मिलते हैं। उनके अनुसार भारत में सर्वप्रथम जनतंत्र का जन्म हुआ और राजतंत्र उसका विकृत रूप था। भारत में राजनीतिक विचारधारा देश काल से प्रभावित होकर पाश्चात्य विचारधारा से बहुत कुछ भिन्न रही है। इसलिए इसका अध्ययन स्वतंत्र दृष्टिकोण से करना आवश्यक है। प्रस्तुत विषय का क्षेत्र भारत के प्राचीन जनतंत्रीय राज्यों तक ही सीमित है, जो आदिकाल से आरंभ होकर 5वीं शताब्दी ईस्वी में समाप्त हो जाता है। इस वीडियो श्रृंखला के लेखन में आवश्यकतानुसार यथास्थान मनोवैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक, विवेचनात्मक, तुलनात्मक और आलोचनात्मक पद्धतियों को अपनाया गया है। प्रमाण एकत्र करने में यथासंभव काल का उचित ध्यान रखा गया है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में पाश्चात्य विद्वानों के आधार पर भारतीय विद्वान बहुधा यही मानते थे कि भारतवर्ष में जनतंत्र शासन प्रणाली केवल छोटे छोटे कबीलों में थी। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने अपने गवेषणा से सिद्ध किया कि भारतवर्ष में जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली अनेक राज्यों में विकसित रूप धारण कर चुकी थी, और प्राचीन भारतीय विद्वानों को जनतंत्र शासन के अनेक रूपों का ज्ञान था। उसके बाद अनेक विद्वानों का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने इस दिशा में कुछ नई गवेषणा की थी। कुछ डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के विचारों के पक्ष में थी और कुछ काशी प्रसाद जायसवाल जी के विपक्ष में थी। ऐसे सब ने अपने मत प्रतिपादित किए। अब तक विद्वानों की प्राय यही धारणा बनी हुई है कि
भारतवर्ष में राज्य की उत्पत्ति सर्वप्रथम राजतंत्रात्मक रूप में हुई थी। कालांतर में कुछ समय के लिए जनतंत्र की लहर चली थी। कुछ छोटे छोटे राज्य राजतंत्र से जनतंत्र में परिणत हुए, परंतु भारतीय प्राचीन विद्वानों का झुकाव प्रायः राजतंत्र की ओर ज्यादा रहा है। डॉक्टर एएस अल्टेकर जी ने अपनी पुस्तक स्टेट एंड गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया के पृष्ठ 1 पर लिखा है कि some terms like Rajdharma and Rajyashastra require no explanation that monarchy was non-feudal form of government। या प्राचीन भारत के शासन का प्रचलित रूप राजतंत्र ही था। परंतु हमारे विचार से यह धारणाएं भ्रमात्मक हैं। इसीलिए जो भी प्रस्तुत वीडियो श्रृंखला में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भारतीय विद्वानों ने सर्वप्रथम जनतंत्र शासन की ही कल्पना की थी। भारत में राज्य की उत्पत्ति सर्वप्रथम जनतंत्र के रूप में ही हुई थी और वैदिक काल में ही जनतंत्र का रूप पूर्णतः विकसित हो चुका था। कालांतर में जनतंत्र शासन में कुछ दोष उत्पन्न हो गए, इस कारण जनतंत्र के रूप में कुछ परिवर्तन करने पड़े और शासन का रूप जनतंत्र से राजतंत्र की ओर झुका। बहुत काल तक जनतंत्र और राजतंत्र समानांतर चलते रहे, परंतु समय और परिस्थितियों के प्रभाव से दोनों के रूपों में शनय शनय कुछ परिवर्तन भी होते रहे। यहाँ तक कि दोनों के रूपों में जनसाधारण के लिए बहुत कम अंतर रहा है, अपितु जनतंत्र की अपेक्षा राजतंत्र अधिक हितकर दिखाई देने लगा। इसी कारण जनतंत्र का लोप हो गया। भारतीय इतिहास में जनतंत्रीय शासन का लोप हो जाने पर भी भारतीय जनता के हृदय से जनतंत्रीय भावना का लोप हो न सका। यही कारण है कि बहुधा राजतंत्रीय शासक भी जनता की स्वीकृति से ही पदारूढ़ होने में अपना गौरव समझते थे। ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित राज्याभिषेक के अवसर पर विभिन्न वर्णों और वर्गों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति इसका प्रमाण है। यही नहीं, अपितु जूनागढ़ के शिलालेख में रुद्रदामन के निर्वाचन का संकेत मिलता है और एपिग्राफिया इंडिका वॉल्यूम 4 में गोपाल के निर्वाचन का उल्लेख है। ग्राम शासन का जनतंत्रीय रूप तो 13वीं शताब्दी तक के शिलालेखों में सिद्ध होता है। इसका रेफरेंस आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट 1904 और 5 के पृष्ठ 131 और 145 में देख सकते हैं। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के कठिन संघर्षों की सफलताओं का कारण यही था कि जनता के हृदय में उस समय भी स्वतंत्रता की भावना उत्तेजित हो रही थी। सन 1857 की क्रांति को भी इसी भावना ने जन्म दिया था और अंत में सन 1947 में कठिन और दीर्घकालीन संघर्ष के बाद इसी भावना ने सफलता प्राप्त कर पुनः देश को जनतंत्रीय शासन का रूप दिया। परंतु भारतीय जनतंत्रीय शासन का अपना निजी रूप था और उसके संगठन तथा निर्वाचन की निजी प्रणाली थी। अतः उसका अध्ययन हमारे वर्तमान गणराज्य के शासन में बहुत कुछ उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होता है। यद्यपि वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों में हम उसको प्राचीन रूप में ही नहीं अपना सकते, तथापि उसके अध्ययन से हमको नई प्रेरणा और नई विचारधारा मिलती है, जो कि पाश्चात्य राजनीति के विद्वानों को वर्तमान प्रचलित विचारधारा पर पुनः विचार करने के लिए बाध्य करती है। इसीलिए प्रस्तुत विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारी वर्तमान परिस्थितियों में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। किसी भी तथ्य को ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने में अंतर है। ऐतिहासिक दृष्टि से तथ्य के बाहरी रूप पर बल दिया जाता है, परंतु राजनीतिक दृष्टि से उस तथ्य के कारणभूत पर विचार किया जाता है। किसी लेख का ऐतिहासिक महत्व कुछ न होते हुए भी राजनीतिक महत्व बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए हमने इसी दृष्टिकोण से प्राचीन राजनीतिक विचारधारा को प्रस्तुत करना ही अपना लक्ष्य रखा है।
आवश्यकतानुसार ऐतिहासिक तथ्यों को सूक्ष्म रूप में और अधिकांशतः बिना आलोचना के ही रखा गया है, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से तथ्यों के बाहरी रूप में कुछ अंतर रहते हुए भी उनके गर्भ में विचारधारा बहुधा अपरिवर्तित ही रहती है। मैंने भारतीय लेखकों में बहुधा भारतीय विचारों को पाश्चात्य विचारों के रूप में प्रदर्शित करने की प्रबल भावना देखी। इसी भावना से प्रेरित होकर कुछ विद्वानों ने राज्य की उत्पत्ति के पाश्चात्य सिद्धांतों और शासन के पाश्चात्य रूपों को भारतीय विचारधारा में थोपने का प्रयास किया, परंतु देश और काल का प्रभाव मनुष्य के विचार पर बहुत अधिक पड़ता है। यूनान के भूगोल ने यूनान में नगर राज्यों की स्थापना में सहायता करी थी, परंतु भारतवर्ष का भूगोल उससे सर्वथा विपरीत होने के कारण भारत में नगर राज्य किसी समय भी स्थापित नहीं हुए थे। यहाँ की आबादी में ग्रामों का प्रमुख भाग रहा है और विचारों की बहुत कुछ समता रही है। यहाँ के प्राचीन विद्वान वेदों से उत्प्रेरित होते हैं, इसीलिए यहाँ की राजनीति में स्वच्छंद शासक भले ही विधियों का उल्लंघन कर जाए, परंतु वह ऐसा करने की घोषणा करने का साहस नहीं करता था। विधि की प्रधानता सिद्धांत रूप में सर्वत्र मानी गई है और विधि की उत्पत्ति को आरंभ से ही राज्य के क्षेत्र से बाहर समझा जाता रहा है। इसीलिए मेरा प्रयास प्राचीन भारतीय विचारों को उनके शुद्ध रूप में प्रदर्शित करने का रहा है। भारत में जनतंत्र शासन आदिकाल से आरंभ होकर लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में लुप्त हो जाता है, परंतु इतने समय में भी हमको जनतंत्रात्मक शासन के विचारों और रूपों में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। इसीलिए इस विषय के विभाजन में मैंने इस परिवर्तनों पर विशेष ध्यान रखा है। वैदिक काल में जो स्वरूप जनतंत्रात्मक शासन का मिलता है, महाभारत काल में उसमें बहुत भिन्नता आ जाती है। बौद्ध काल में उसके रूपों में पुनः परिवर्तन दिखाई देते हैं। मौर्य काल में तथा उसके पश्चात जनतंत्र शासन का जो स्वरूप हमारे सामने आता है, उसमें तथा राजतंत्र में बहुत कम भेद रह जाता है। अतः इस विषय को इसी क्रम से विस्तृत करने का प्रयास किया गया है। और इस तरह हमारी वीडियो श्रृंखला का प्रथम भाग विषय का महत्व यही समाप्त होता है। आप सब श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह प्रथम भाग पूर्णतः देखा। अगले भाग में हम जनतंत्रीय शासन के अस्तित्व के प्रमाणों को खोजने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। you